नमस्कार स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट का पहला लेक्चर अभी हम लोगों ने कवर किया है और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कुछ बेसिक बातें, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और हमने पढ़ा था न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो हमने आपको बताया था एक कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा भारत में राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। और उस कॉलेजियम में कौन कौन होता था? तो कॉलेजियम में 5 मेंबर होते थे। एक तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश, इन 5 लोगों से बनता था कॉलेजियम। और वो अपने बहुमत से निर्णय के आधार पर सिफारिश करते थे और उस सिफारिश को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होते थे, अर्थात कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति महोदय नियुक्ति करते थे या करते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की, ठीक है। आज भी सिस्टम यही है, लेकिन एक प्रॉब्लम थोड़ी शुरू होती है बीच में। वो प्रॉब्लम क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम टॉपिक को और आगे ले चलेंगे, ठीक है। तो बेहद आपको मज़ा आने वाला है लेक्चर में। पूरा क्लास अगर आप देखते हैं तो आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किताब आप साथ में पढ़ते रहें, बस इतना काम आप करते रहें, मस्त रहें, सीखते रहें, ठीक है। तो इसमें एक मामला उभर कर आता है, ये सन 2002 की बात है, ठीक है। क्या बोलते हैं उनको, एम.एन. वेंकट चेलैया की अध्यक्षता में एक संविधान समीक्षा आयोग बनाया गया था। ये बात आप यहाँ पर समझिएगा। तो कॉलेजियम पर कुछ जो विवाद हुआ था उस पर हम लोग बात करेंगे, है ना। जो कॉलेजियम सिस्टम है, कॉलेजियम प्रणाली पर विवाद, तो क्या नाम है, एम.एन. वेंकट चेलैया, एम.एन. वेंकट चेलैया की अध्यक्षता में संविधान समीक्षा आयोग, संविधान समीक्षा आयोग सन 2002। इस आयोग ने कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त करने की सिफारिश की और उसकी जगह पर न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का सुझाव दिया, ठीक है। कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त कर न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसको हम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग भी बोलेंगे, है ना, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसको कहते हैं एनजैक की सिफारिश की। ये मामला यहां पर उभरता है। मतलब ये कहा इसने कि जो कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उसे खत्म किया जाए और उसकी जगह पर एक एनजेक की स्थापना की जाए और उसी एनजेक की सिफारिश के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए। इसका सीधा सा मतलब था कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका का हस्तक्षेप, सीधा सा मतलब ये था। तो हुआ क्या, वर्ष 2013 में, यहाँ पर ऐसे ही हम आपको बता देते हैं, आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। वर्ष 2013 में न्यायिक नियुक्ति आयोग, एनजैक, न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना के लिए एक 120वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में लाया गया, लेकिन 2014 में लोकसभा भंग हो गई और अगली लोकसभा का चुनाव हुआ, इसलिए ये 120वां संविधान संशोधन विधेयक पास नहीं हो पाया। तो 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है मोदी जी के नेतृत्व में, तो ये बिल फिर से लाया गया
यानी जो एनजेक की स्थापना के लिए संविधान संशोधन विधेयक था वो फिर से लाया गया और अब वो 121वां संविधान संशोधन बिल के रूप में लाया गया और 21वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हो गया। इसको सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया और इसके बाद राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर भी कर दिए, अनुमति भी दे दी और एनजेक बन जाता है। ठीक है, मतलब संविधान संशोधन विधेयक पास हो गया और फिर भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 में कुछ आर्टिकल्स जोड़े गए 121वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। ठीक है, और उसमें 124वें संविधान संशोधन जो बिल क्या बोलते हैं 121वां जो संविधान संशोधन बिल था वो कानून बनने के बाद 99वां संविधान संशोधन अधिनियम बना। कौन सा? 99वां संविधान संशोधन अधिनियम बना। तो 99वें संविधान संशोधन अधिनियम में क्या कहा गया? आर्टिकल 124 में कुछ आर्टिकल्स जोड़े गए और 124A एक नया आर्टिकल इसमें जोड़ा गया। आइए समझते हैं उसको। उस विवाद को यहाँ से क्लियर कर लेते हैं क्योंकि बहुत बार विवाद रहता है। तो 99वां संविधान संशोधन अधिनियम ये पारित हुआ और इसके तहत आर्टिकल 124 में कुछ आर्टिकल्स जोड़े गए। क्या कहा गया? आर्टिकल 124 में आर्टिकल जोड़ा गया ए और 124A में कहा गया एनजेक की स्थापना की जाएगी। तो एनजेक की स्थापना का प्रावधान था। ठीक है, एनजेक की स्थापना। ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना। ठीक है, और इसमें कहा गया कि इसके जो अध्यक्ष होंगे वो सीजे होंगे और इसके अलावा इसमें 5 और सदस्य होंगे। ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, भारत का विधि मंत्री और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 2 अन्य व्यक्ति इसमें शामिल होंगे, ऐसा कहा गया। ठीक है, तो एनजेक जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग ये सलाह देगा राष्ट्रपति को कि किसे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। तो एनजेक अगर स्थापित हो जाता और ये बात मान ली जाती तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका का सीधा हस्तक्षेप होता। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। यानी जुडिशरी के कार्यों में एग्जीक्यूटिव का सीधा सीधा हस्तक्षेप शुरू हो जाता। ठीक है, ध्यान समझना। यदि ऐसा होता तो न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका का हस्तक्षेप होता। और हमारे संविधान में कहा गया न्यायपालिका कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। तो यहाँ पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता का जो प्रावधान है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसका उल्लंघन होता। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एनजेक की जो व्यवस्था थी, एनजेक की व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित कर दिया। असंवैधानिक घोषित कर दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो मतलब न्यायिक समीक्षा का राइट होता है सुप्रीम कोर्ट के पास। और अगर कोई ऐसा काम विधायिका करती है, कोई ऐसा लॉ बनाती है या कार्यपालिका कोई ऐसा आदेश पारित करती है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करती है,
तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो उसे असंवैधानिक घोषित कर दे। तो ये न्यायिक समीक्षा का जो राइट होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसका प्रयोग किया और इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। और इस तरीके से आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए वही कॉलेजियम सिस्टम लागू है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था किस प्रणाली पर आधारित है, तो कॉलेजियम सिस्टम पर आधारित है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को? वेरी गुड। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति का क्या प्रावधान है, सीजेआई की नियुक्ति का क्या प्रावधान है। ठीक है, ये भी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। ओके, चलिए इतना समझ में आया आप लोगों को? क्लियर? चलो एक मिनट, जो हम लोग को लाइव देख रहे हैं मेरे एप्लीकेशन में, एक बार बताएं चैट में। क्लियर हुआ? एनजेक का क्या मामला था और इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया, ये क्या मामला है, और आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रणाली पर आधारित है? कॉलेजियम सिस्टम पर। ठीक है, ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लोग सीजेआई की बात कर लेते हैं भाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति के बारे में। ये तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई ना, तो सीजेआई की नियुक्ति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, इसका क्या प्रावधान है? एक चीज आपको याद रखना है, सीजेआई की नियुक्ति के संदर्भ में संविधान मौन है। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति के संदर्भ में संविधान मौन है। ये बात आपको याद रखनी है, संविधान कुछ नहीं कहता है। ठीक है, तो एक परंपरा है। परंपरा क्या है? मतलब 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को भारत का चीफ जस्टिस नियुक्त किया जाना चाहिए। तो एक परंपरा बन गई 1993 से। तो 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश, सीनियर मोस्ट जज, वरिष्ठतम न्यायाधीश को सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नियुक्त किया जाना चाहिए। नियुक्त किया जाना चाहिए। तो ये परंपरा बना दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट कहा कि मतलब ये कोई कंपलसरी नहीं है, नियुक्त किया जाना चाहिए। शब्दों पर आप गौर कीजिएगा। ठीक है, तो ये कोई कंपलसरी नहीं है, तो ये एक परंपरा बन जाती है। और लेकिन हालांकि परंपरा उससे पहले से भी है, लेकिन इस परंपरा का उल्लंघन भी होता है, तो उसमें कोई संविधान का उल्लंघन उसे नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो उल्लंघन भी हुआ है इस चीज़ का, ये बात आपको जरूर याद रखनी है। तो ये हो गई नियुक्ति से संबंधित जो भी विवाद थे वो हमने देख लिए यहाँ पर, और हमने देखा क्या सुप्रीम कोर्ट में सीजे की नियुक्ति कैसे होगी, उस चीज़ को भी हमने देख लिया। और अब हम लोग बात करते हैं इनकी शपथ वगैरह कैसे होती है। ठीक है, जजों की शपथ कैसे होती है, उस प्रावधान को भी हमें यहाँ देखना चाहिए, चूँकि पूछा जाता है। ठीक, तो ओथ, तो ये फैक्ट है, मतलब छोटी छोटी बातें हैं, इसको आपको ध्यान रख लेना चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है कि शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा इस कार्य के लिए ऑथराइज्ड कोई व्यक्ति, ठीक है, तो कौन शपथ दिलाएगा? न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा
राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत ऑथराइज्ड किसी व्यक्ति द्वारा इन्हें शपथ दिलाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को। तो सामान्य तौर पर है क्या, तो सामान्यतः अगर हम लोग बात करें तो सीजेआई को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और बाद में राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अथॉरिटी देते हैं। ये वही व्यक्ति है जिसको अथॉरिटी दे दी राष्ट्रपति ने कि अब आप अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाएंगे। तो सीजेआई को शपथ राष्ट्रपति, ठीक है। और इसके बाद सीजेआई को अथॉरिटी दे देते हैं, अथॉरिटी दी जाती है अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाने के लिए, अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाने के लिए। तो राष्ट्रपति जिसे अथॉरिटी दे, तो राष्ट्रपति किसको अथॉरिटी दे देते हैं? सामान्य तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। अब ये शपथ कैसे लेते हैं? तो अनुसूची नंबर 3 का जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग ये शपथ लेते हैं। तो शपथ का प्रारूप, फॉर्मेट शेड्यूल नंबर 3 में, अनुसूची 3 में है। ये भी बात आपको याद रखनी है। भारतीय राज्य व्यवस्था के जो पदाधिकारी हैं उनके शपथ का फॉर्मेट कहाँ मिलता है? शेड्यूल नंबर 3 में। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इनका शपथ का फॉर्मेट अनुसूची 3 में नहीं है। वो हम आपको जब राष्ट्रपति पढ़ाए थे, उपराष्ट्रपति पढ़ाया था, तो हमने आपको बताया था। जब गवर्नर पढ़ाएंगे तो गवर्नर में गवर्नर के लिए बताएंगे। उनसे जो रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं उनमें उनकी शपथ का प्रावधान होता है, ठीक है। अब मामला यहाँ पर ये आता है कि शपथ ये किस चीज़ की लेते हैं, शपथ में क्या बोलते हैं। जैसे हम लोग नहीं कहते अरे भगवान की कसम, फला देवी देवता की कसम, ऐसे खाते रहते ना। तो ये शपथ किसकी लेते हैं, क्या मतलब शपथ में ये बोलते हैं, इस बात को भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। कभी कभी पूछ देगा कि शपथ का फॉर्मेट होता है ना, तो इनकी शपथ का फॉर्मेट क्या होता है? तो शपथ का प्रारूप, फॉर्मेट, तो अनुसूची नंबर 3 में दिया है। वो है क्या? शेड्यूल 3 में दिया है। वो है क्या? तो ये किस किस चीज़ की शपथ लेते, क्या बोलते हैं वहाँ पर? ये कहते हैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा, है ना। पहली बात बोलते हैं भारत की संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। एक तो ये बात बोलते हैं। दूसरी बात बोलते हैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, अक्षुण्ण रखूंगा। मतलब जो भारत की सॉवरेनिटी है और उसकी जो इंटीग्रिटी है उस पर आंच नहीं आने दूंगा, ठीक है। और संविधान के प्रति जो फेथ है ना, फेथ, ठीक है, उसकी शपथ लेते हैं। फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, ठीक है। तीसरी बात ये शपथ में बोलते हैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। संविधान और विधियों की, संविधान और विधियों की जो लॉ बनते हैं, विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा, बनाए रखूंगा।
फिर एक बात और बोलते हैं, मैं अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के, कर्तव्यों का बिना भय के, बिना पक्षपात के, बिना किसी अनुराग के या बिना किसी द्वेष के पालन करूंगा। ठीक है, तो चौथी बात क्या बोलते हैं, चाहे तो आप लिख लें। ठीक है, चौथी बात बोलते हैं, अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से, अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और है ना, अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों, अपने पद के कर्तव्यों का बिना भय, राग, द्वेष के और बिना पक्षपात के पालन करूंगा। ठीक है, बिना पक्षपात के पालन करूंगा, के पालन, ये है इनका फॉर्मेट। तो शपथ में ये इतनी बातें बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा यूपीएससी पीटी में, ठीक है, ऐसे लिख देगा यूपीएससी में, कहेगा कि भाई ये जो फॉर्मेट है ये किसका फॉर्मेट है, किसके द्वारा ली जाने वाली शपथ का फॉर्मेट है। तो ये किसके द्वारा ली जाने वाली शपथ का फॉर्मेट है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा ली जाने वाली शपथ का फॉर्मेट है। ओके, चलिए, तो ये बात हो गई शपथ की। ठीक, क्लियर। तो ये फॉर्मेट आपको लर्न कर लेना चाहिए। ठीक है, याद रखना चाहें तो आप रख लीजिए याद। ठीक है, 2-4 बार पढ़ेंगे, नोट्स बना लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कोई रटने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग इनके सैलरी की बात कर लेते हैं। ठीक है, इनको सैलरी कहाँ से दी जाएगी। तो सैलरी बड़ा इंपॉर्टेंट है इनकी, वेतन और भत्ते, वेतन और भत्ते। तो ये संचित निधि से दिया जाता है। जितने सैलरी रहते दी तो संचित निधि से ही जाती है, लेकिन ये संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं। ठीक है, तो इनका वेतन और भत्ता भारत की संचित निधि, ध्यान रखिएगा, भारत की भत्ता संचित निधि, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होता है, व्यय होता है। ये हमने आपको जब बजट पढ़ाया तो आपको बताया था। ठीक है, चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसका मतलब होता है कि इनकी सैलरी के लिए जो संचित निधि से धन निकाला जाता है उस पर संसद में चर्चा तो हो सकती है, लेकिन मतदान नहीं होता है। तो मतदान अगर होता इनकी सैलरी पर तो हो सकता है कि जो विरोधी पार्टी के लोग हैं वो अगेंस्ट में मतदान कर देते, और अगेंस्ट में मतदान कर देते तो क्या इनकी सैलरी रोकी जाती? नहीं, इनकी सैलरी किसी हाल में रुक नहीं सकती है। किसी की औकात नहीं है कि इनकी सैलरी को रोक सके। क्यों? क्योंकि ये संचित निधि पर भारित व्यय होता है। मतदान का कोई स्कोप नहीं होता है। चर्चा आप कर लीजिए, चर्चा ही कर सकते हैं संसद में, मतदान के माध्यम से इसको रोक नहीं सकते हैं। इसका मतलब है कि सैलरी के मामले में ये स्वतंत्र हैं। कार्यपालिका अगर चाहे, सरकार चाहे तो इनकी सैलरी को किसी हालत में रुकवा नहीं सकती है, अगर लाख कोशिश कर ले। ठीक है, तो सैलरी का इन्हें डर नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो प्रावधान है संचित निधि पर भारित जो इनकी सैलरी होती है, संचित निधि पर भारित व्यय, वो
सुप्रीम कोर्ट को मतलब न्यायपालिका को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त रखती है और विधायिका के हस्तक्षेप से भी मुक्त रहता है। ठीक है, तो इसको स्वतंत्र पद बनाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट यानी जो भारत में अदालत है, जो न्यायपालिका है, वो स्वतंत्र है। कैसी है? स्वतंत्र। ठीक सॉरी। तो ये पढ़ ली हमने सैलरी। अब लोग बात करते हैं सैलरी के बाद अन्य मुद्दों पर चर्चा करते हैं और क्या क्या इसमें बताना चाहिए। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं, ये तो सारी चीज़ें हो गई, सैलरी हो गई, नियुक्ति हो गई, सब कुछ हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर कार्यवाहक न्यायाधीश और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का भी प्रोविज़न है। ठीक है, तो इस बात को भी हमें यहाँ पर समझना चाहिए या नहीं। पहले कार्यकाल तो बता दूं, कार्यकाल तो बताया ही नहीं, तो कार्यकाल पहले देख लेते हैं इनका, फिर हम लोग तदर्थ न्यायाधीश और कार्यवाहक न्यायाधीशों पर भी आएंगे। ओके, चलो तो बात करते हैं इनके कार्यकाल की। टेन्योर कितने दिन का होता है? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों का टेन्योर क्या कब तक होता है? तो इस संबंध में वैसे तो संविधान में इनका कार्यकाल फिक्स नहीं किया गया है, ये बात याद रखेगा। संविधान में इसके बारे में कुछ निश्चित बात नहीं कही गई है। संविधान में कार्यकाल निश्चित नहीं है। संविधान में इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं। आप कहेंगे सर ये कैसी बात है, हमें तो नहीं लगता। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी किसी न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तो उसमें क्या कहा जाता है कि ये इतने दिनों तक कार्य करेंगे। ऐसा तो नहीं कहा जाता है कि 4 साल के लिए नियुक्ति हो रही है, कि 5 साल के लिए नियुक्ति हो रही है, कि 6 साल के लिए नियुक्ति हो रही है। ऐसा अगर कार्यकाल संविधान में इनका फिक्स होता तो जरूर जब नियुक्ति होती तो कहा जाता ये इतने साल के लिए हो रहे हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, संविधान में कोई फिक्स नहीं है। फिर भी इनके संबंध में 3 प्रावधान अवश्य किए गए हैं। फिर भी 3 प्रावधान अवश्य किए गए हैं। प्रावधान किए गए हैं कार्यकाल से संबंधित। वो क्या प्रोविजन है? देयर आर 3 प्रोविजन रिलेटेड टू टेन्योर ऑफ जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, 3 प्रोविजन किए गए हैं। पहला प्रोविजन कहते हैं कि कार्यकाल तो फिक्स नहीं है, लेकिन एक एज फिक्स कर दी गई है, उस एज के आगे आप कार्य नहीं करोगे। तो 65 वर्ष की उम्र, ये डेडलाइन, 65 वर्ष की उम्र तक कार्य कर सकते हैं, ये डेडलाइन बना दी गई। अब मान लो कि कोई 60 साल में अपॉइंटमेंट हुआ तो वो 5 साल तक कंटिन्यू करके 65 साल तक चला जाएगा। ठीक है, और किसी का 50 साल में अपॉइंटमेंट हुआ तो 65 साल तक जा सकता है, तो कितना 15 साल हो जाए। नहीं, अब तो कोई 2 साल तक रहा, कोई 3 साल तक रह सकता है, कोई 7 साल तक भी रह सकता है। तो इसमें कार्यकाल फिक्स नहीं है, लेकिन एज का बाउंडेशन लगाया गया है। क्लियर? ये आप याद रखिएगा। यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछेगा प्रीलिम में तो यही स्टेटमेंट डाल देगा। ठीक है, वो स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ट्रेंड आप लोग दिखा करो, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। यूपीएससी में फैक्ट नहीं पूछता है, कॉन्सेप्ट पूछता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। तो लिख देगा एक स्टेटमेंट, संविधान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के कार्यकाल के संबंध में निश्चित प्रावधान किया गया है, नहीं किया गया है। क्लियर ना? ओके। दूसरा, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर ये हट सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर हट सकते हैं। दूसरा प्रावधान कार्यकाल से संबंधित, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर हट सकते हैं, हट सकते हैं। ठीक है, त्यागपत्र देकर हट सकते हैं, यही प्रावधान। ठीक है,
देखिए हम लोग बुक पढ़ते हैं, बुक में लिखा सब कुछ है, लेकिन बहुत बार हमें चीज़ें वहाँ पर समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। और एग्जामिनेशन हॉल में जाकर हम एक तो प्रेशर में होते हैं तो क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ठीक है। तीसरा प्रावधान है संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है, तो हटाए जाने पर भी इनका कार्यकाल समाप्त हो सकता है, ठीक है। तो संसद की सिफारिश पर संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाए जाने पर ये इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो 3 प्रोविज़न है यहाँ पर कार्यकाल से रिलेटेड। तो इसका मतलब ये है कि या तो 65 वर्ष की उम्र पूरी हो जाए तो ये अपने पद से हट जाएंगे, ठीक है। राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर भी इनका कार्यकाल समाप्त हो सकता है, या संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति इन्हें हटाकर भी इनके कार्यकाल को समाप्त कर सकते हैं। ये 3 प्रावधान किए गए। तो हम लोग यहाँ पर अब बात करेंगे इस तीसरे प्रावधान पर, है ना। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने वाले हैं, क्लियर। तो 1 मिनट में इसमें थोड़ा सा रिफिल कर लो। आ रहा है समझ में? देखो यहाँ पर आपको अगर नोट्स आप बना लेते हैं तो ये एग्ज़ाम में बड़े काम आएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आप इतनी मोटी किताब, अगर एम लक्ष्मीकांत एग्ज़ाम टाइम इतनी मोटी, आप 700-800 पेज, 1000 पेज अगर रिवाइज़ करने बैठोगे तो आप केवल संविधान ही रिवाइज़ कर पाओगे। इसलिए नोट्स आप बुलेट पॉइंट उसके बना लोगे और ग्राफ और चार्ट के फॉर्म में नोट्स बना लोगे तो रिवीजन बहुत जल्दी होता है। और चूंकि जो चीज़ आप लिख लोगे अपनी हैंड राइटिंग में वो आपके दिमाग में छप जाएगा, है ना, तो एक पिक्चर बन जाएगी। तो उसको तो हम लोग बात करेंगे संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने पर इनका कार्यकाल समाप्त हो सकता है। इसका मतलब है कि ये जो हटाए जाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रावधान है, ये महाभियोग जैसी प्रक्रिया है। इसको क्या बोलते हैं? महाभियोग जैसी प्रक्रिया। तो न्यायाधीशों को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटा सकते हैं, लेकिन ये महाभियोग नहीं है, ध्यान रखिएगा, महाभियोग नहीं है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, ठीक है। तो संसद में पहले सिफारिश की जाएगी और फिर इन्हें हटाया जाएगा। चलिए इसको समझते हैं। तो न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया, तो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उनके न्यायाधीशों के हटाए जाने की प्रक्रिया तो सेम है, ठीक है। तो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। तो अगर एक लाइन में बोलें तो आप ये कह सकते हो संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटा दिया जाता है, एक लाइन अगर हम लोग बोले। लेकिन संसद सिफारिश कैसे करेगी वो प्रक्रिया हमें समझनी है यहाँ पर, ठीक है। वही तो समझने की बात है कि कैसे क्या क्या मतलब प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया को हम लोग समझेंगे। तो राष्ट्रपति के आदेश पर, है ना, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति ऐसा आदेश तब तक नहीं दे सकते हैं जब तक कि संसद की सिफारिश ना हो, ठीक है। तो अब संसद में कैसे सिफारिश होती है, इसका आधार देखो पहले तो, ठीक है। तो हटाए जाने का आधार, भाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को किस ग्राउंड पर हटाएंगे, उसका ग्राउंड क्या है ना, क्यों हटाएंगे, मतलब किस वजह से हटाएंगे, वो चीज़ है। तो हटाए जाने का आधार होता है सिद्ध कदाचार या असमर्थता, या असमर्थता, मतलब प्रूव्ड मिसबिहेवियर। अगर कोई मिसबिहेवियर सिद्ध हो जाता है, मतलब संविधान के साथ अगर उन्होंने कुछ खिलवाड़ किया है, ठीक है, मिसबिहेवियर, और या वो इनकेपेबल हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं काम करने में, तो इस आधार पर उन्हें हटाया जाएगा। लेकिन हटाए जाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को यहाँ पर हम लोग समझेंगे।
तो हटाए जाने की प्रक्रिया, तो इसमें क्या होगा, संसद में हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू होगी। और संसद में हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू होगी, किस सदन से शुरू होगी? तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, किसी भी हाउस से वो प्रक्रिया शुरू हो सकती है, लोकसभा, राज्यसभा, कहीं से भी। तो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से यदि संकल्प पारित कर दिया जाए और राष्ट्रपति फिर आदेश दे दें तो ये हट जाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या यहाँ पर आपको जानना है? संसद के प्रत्येक सदन, लोकसभा राज्यसभा दोनों, है ना, प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से संकल्प पारित, प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से संकल्प पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के आदेश से। ठीक है, अब यहां पर दो बातें, एक तो ये विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत का मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। संविधान संशोधन में विशेष बहुमत का मतलब अलग होता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने का जो विशेष बहुमत होता है वो अलग होता है, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेज है इनको हटाए जाने का जो विशेष बहुमत है वो अलग होता है। तो इस विशेष बहुमत पर भी बात करेंगे। और ये जो संसद में प्रत्येक सदन द्वारा जो संकल्प पारित किया जाता है, तो संकल्प पारित करने की पूरी प्रक्रिया को यहाँ पहले हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो क्या है पूरी प्रक्रिया, इसको समझते हैं। तो ग्राउंड तो आपको पता चल गया किस आधार पर इन्हें हटाया जाता है। ठीक है, तो एक मोटी मोटी बात तो दिमाग में आपके बैठ गई होगी। तो इस प्रक्रिया को हम लोग देखेंगे। एक चीज आप याद रखिएगा, संविधान में संसद को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने की शक्ति दी गई है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कौन डिसाइड करता है? वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। यूपीएससी में प्रीलिम में यानी पीटी में ये स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछ लेगा, इसको नोट कर लीजिएगा। तो संसद डिसाइड करती है इनकी प्रक्रिया को। अब वही प्रक्रिया जो डिसाइड की गई है उस प्रक्रिया को ही हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो पावर चूंकि संसद को है, तो संसद ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते हुए, कौन सी शक्ति का प्रयोग करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है उसका निर्धारण संसद करती है। संसद के पास ये पावर है, तो संसद इस पावर का प्रयोग करते हुए न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 पारित किया। ठीक है, तो संसद ने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 पास किया और इस न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में पूरी प्रक्रिया दी गई कि वो क्या होगी प्रोसेस। ठीक है, तो आइए हम लोग इसमें न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत जो संसद में प्रक्रिया फॉलो की जाती है उस प्रक्रिया पर चर्चा यहाँ पर हम लोग करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले निष्कासन का प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रक्रिया के तहत निष्कासन का प्रस्ताव, मोशन लाया जाता है। इनको हटाने का अर्थात रिमूव करने का क्या लाया जाता है? मोशन लाया जाता है पार्लियामेंट में। कहाँ लाया जाता है भाई? पार्लियामेंट में, संसद में। अब आपके दिमाग पे आएगा संसद में तो 2 हाउस होते हैं। अब 2 हाउस में कहाँ लाया जाएगा? तो 2 हाउस में कहीं भी ला सकते हैं। ठीक है, आप कहीं भी ला सकते हैं, है ना। राज्यसभा में ला सकते हैं, लोकसभा में ला सकते हैं। ठीक है, अगर आप राज्यसभा के रास्ते से चले तो इधर से आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस रास्ते से आना चाहें तो यहाँ भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन अंतर ये है कि अगर इसको राज्यसभा में लाएंगे तो यहाँ पर इसके 50 सदस्यों के इस मोशन पर
हस्ताक्षर होने चाहिए। 50 सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रस्ताव लाया जाएगा। ठीक है। और अगर यहाँ लाया गया तो फिर 100 सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रस्ताव आएगा। लोकसभा के 100 सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रस्ताव लाया जाएगा। बस अंतर इतना है, बाकी आप कहीं भी प्रस्ताव ला सकते हैं, दोनों जगह। ठीक है। और अध्यक्ष और जो सभापति, अगर यहाँ होगा लोकसभा में तो अध्यक्ष को ये सौंपा जाएगा, और अगर राज्यसभा में होगा तो सभापति को सौंपा जाएगा। ठीक है। तो ये किसको सौंपा जाएगा? सभापति या अध्यक्ष। तो अगर यहाँ आएगा तो अध्यक्ष को सौंपा जाएगा, और यहाँ आए तो सभापति को सौंपा जाएगा। अब ये अध्यक्ष और सभापति अगर लोकसभा में लाया गया तो अध्यक्ष महोदय, राज्यसभा में लाया गया तो सभापति बोले तो उपराष्ट्रपति। यहाँ पर उपराष्ट्रपति होते हैं, सभापति। ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे? विचार करेंगे। ठीक है। तो इस प्रस्ताव को ये शामिल कर भी सकते हैं और शामिल नहीं भी कर सकते हैं, मतलब ये रिजेक्ट भी कर सकते हैं और उसे हटाने के, निष्कासन के प्रस्ताव को शामिल भी कर सकते हैं। दोनों राइट हैं, तो इनके पास दोनों अधिकार हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये प्रस्ताव को शामिल भी कर सकते हैं, अथवा रिजेक्ट भी कर सकते हैं, अस्वीकार भी कर सकते हैं। ये उनकी मर्जी है। ठीक है। लेकिन अगर इसे स्वीकार कर लिया तब क्या होगा? तो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो मैं इसको रब कर देता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। ये कैमरा के फ्रेम में आ रहे हैं पूरा? गुड। चलो, तो इस चीज़ को आप नोट करिए, बिल्कुल ऐसे ही नोट्स बनाइए जैसे हम यहाँ पर बना रहे हैं, नहीं तो ये याद नहीं होगा। समझ लो, ये पॉलिटी है। संविधान इतना खतरनाक है, आज आपको याद होगा, कल भूल जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए इसको आप ऐसे ही नोट्स बनाइए जैसे हम बना रहे हैं। ठीक है। तो अगर इसको सभापति या अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया, सभापति या अध्यक्ष इन्होंने इसे स्वीकार कर लिया तो क्या होगा? अस्वीकार कर लिया तो बात ही खत्म हो जाएगी, और स्वीकार कर लिया तो प्रक्रिया आगे चलेगी। स्वीकार कर लिया तो प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी। तो इसके बाद प्रोसेस शुरू हो जाएगी। प्रोसेस में क्या होगा? अध्यक्ष या सभापति को इसकी जांच करने के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित करनी होती है। तो सभापति या अध्यक्ष को इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित करनी होती है। ठीक है। किसकी जांच करने के लिए? अरे इनको हटाया जा रहा है ना सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को, तो किस आधार पर हटाया जाता है? असमर्थता या सिद्ध कदाचार के आधार पर। तो उसकी जांच होगी कि क्या वो असमर्थ हैं, क्या उन्होंने कोई मिसबिहेवियर किया है। ठीक है। इन सब चीज़ों की जांच होगी। अब इस समिति में होगा कौन कौन? ये जो समिति बनाई जाएगी, इस कमेटी में कौन कौन होगा, ये भी बात आपको जाननी है। इसमें CJI होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। और अगर ये नहीं तो इनकी जगह पर सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश होगा, अथवा सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश।
ये होंगे, ठीक है। दूसरा, इसमें हाई कोर्ट के सीजेआई होंगे, किसी भी हाई कोर्ट का, है ना, एक किसी भी हाई कोर्ट का सीजेआई, मतलब सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई और हाई कोर्ट के सीजेआई। अगर सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई यहाँ पर न्यायाधीश लिया जाएगा इस कमेटी में, और प्रतिष्ठित न्यायविद, है ना, कोई जो प्रतिष्ठित न्यायविद हो वो इसमें होगा, न्याय। तो इस कमेटी में इतने लोग होंगे, ठीक है, ये इसकी जांच करेगी। यदि ये समिति न्यायाधीश को दुर्व्यवहार का दोषी, जो मिसबिहेवियर किया है उसका दोषी पाती है या असक्षम पाती है, तो सदन इस प्रस्ताव पर विचार करेगा। अब ठीक है, तो यदि समिति सिद्ध कदाचार का दोषी पाती है या असक्षम पाती है, मतलब इस समिति ने जांच की जिस न्यायाधीश को हटाना है, ठीक है, और पता चला कि उस न्यायाधीश ने कोई मिसबिहेवियर किया है या वो अब इनकैपेबल नहीं रहा है, कार्य करने में क्षमतावान नहीं रहा है, तो अब ये मामला सदन में पहुंचेगा और सदन अब इस पर विचार करना शुरू करेगा। तो इस प्रस्ताव पर सदन विचार करेगा। तो इस प्रस्ताव, ये पूरी प्रक्रिया है भी, प्रस्ताव पर सदन यानी हाउस विचार करेगा। कौन सा हाउस करेगा? जिस हाउस में ये प्रस्ताव लाया गया हो, राज्यसभा में लाया गया होगा तो राज्यसभा, लोकसभा में लाया होगा तो लोकसभा, ठीक है। फिर क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, मैं इधर रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी? अब विचार में क्या होगा भाई, अरे पक्ष विपक्ष में उसके मतदान किए जाएंगे, ठीक है। तो और अगर इस सदन ने इसको विशेष बहुमत से पास किया, विशेष बहुमत से पास कर दिया, तो फिर दूसरे हाउस में जाएगा और उसने भी विशेष बहुमत से पास कर दिया दूसरे हाउस ने, तब राष्ट्रपति अपना आदेश देकर इन्हें हटा देंगे। तो संसद के द्वारा हटाए जाने के प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित किया गया और फिर राष्ट्रपति हटाने का आदेश दे देंगे और न्यायाधीश अपने पद से हट जाएंगे, ठीक है। तो विशेष बहुमत से पारित किया तो ये कहाँ जाएगा? दूसरे सदन में, ठीक है। तब दूसरे सदन में जाएगा और इसने भी विशेष बहुमत से पास कर दिया। किया तो राष्ट्रपति अपने आदेश से इन्हें हटा देंगे। तो राष्ट्रपति हटाने का आदेश जारी करेंगे, आदेश जारी करेंगे। और अगर इन्होंने आदेश जारी कर दिया, करते ही हैं, तो ये हट जाएंगे, तो न्यायाधीश हट जाएंगे, न्यायाधीश हट जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया है, ठीक है। तो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में जो पार्लियामेंट में बनाया है उसमें ये प्रक्रिया दी है, इस प्रक्रिया के तहत इन्हें हटाया जाता है। पूरी प्रोसेस आप जरूर लिखिएगा। अब ये विशेष बहुमत यहाँ क्या है, इसको भी तो समझना पड़ेगा, ये विशेष बहुमत क्या है। तो इस विशेष बहुमत का मतलब क्या है, तो जो इस विशेष बहुमत का मतलब है वही इसका भी है, ठीक है। तो न्यायाधीशों को हटाए जाने के लिए जो विशेष बहुमत की बात कही गई है उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग ये है, देखो समझो, ठीक है। उस हाउस के टोटल का 50% +1,
टोटल का 50% + 1, यानी टोटल का मतलब टोटल सदस्यों। अगर राज्यसभा में तो राज्यसभा में टोटल कितने होते हैं 245, उसका 50% + 1। यदि लोकसभा में होगा तो टोटल का 50% + 1 मतलब 543 होते हैं वहाँ, 543 का 50% + 1, ठीक है, प्लस उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत से तब ये हटेगा। और यहाँ पर उपस्थित और मतदान करने वालों का मतलब होता है केवल उपस्थित, कितने उपस्थित हुए उस दिन, ठीक है। अब ध्यान से समझो जरा, जैसे मान लो लोकसभा में 543 होते हैं, ठीक है, तो लोकसभा में अगर ये विशेष बहुमत लेनी होगी तो कैसे लेंगे, 543 का 50% + 1, तो 543 को हम 544 मान ले रहे हैं, तो कितने हो गए ये 252 नहीं 252 + 1 53, यानी 253 होना चाहिए। 50% + 1 नहीं, ज़्यादा हो गए, ज़्यादा हो गया। अगर इसको हम 44 मान लें थोड़ी देर के लिए तो 4 2 7 14 272 + 1 यानी 273 हो गए, है ना। और उपस्थित और मतदान करने वाले, मान लो उस दिन उपस्थित हुए हैं 300 ही, तो 300 का 2/3 तो कितना हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300 नहीं 200 होगा, मैं क्या कह रहा हूँ 200 होगा, 200, तो 200 हो गया। तो ये वाली जो संख्या है इस वाली संख्या को सेटिस्फाइड नहीं कर रही, ये तो कम हो गया, ये तो कम हो गया, तो ये पास नहीं होगा। फिर याद रखिएगा ये वाली संख्या जो आए वो इसको सेटिस्फाइड करनी चाहिए, ठीक है, यानी ये इसके बराबर हो या इससे ये ज़्यादा हो, ठीक है। तो उपस्थित अगर मान लीजिए यहाँ पर 500 थे, ठीक है, तो अब सेटिस्फाइड कर जाएगा, ठीक है, 1000/3 तो लगभग अब ये 300 के ऊपर पहुँच जाएगा, तो अब ये 300 प्लस पहुँच जाएगा, है ना। तो अब देखिए ये ज़्यादा हो गया, ये कम है, तो अब ये पारित हो जाएगा। तो विशेष बहुमत का मतलब समझ रहे हो, है ना। हो सकता है कि जिस दिन ये विधेयक, ये हटाए जाने का प्रस्ताव लोकसभा में आया उस दिन यहाँ पर उपस्थित संख्या कम ही है, तो फिर ये पास नहीं होगा। इसका मतलब है न्यायाधीशों को हटाने के लिए जो विशेष बहुमत चाहिए होता है वो इतने आसानी से मिलती नहीं है। क्यों? क्योंकि हर दिन सारे सदस्य उपस्थित हों ये ज़रूरी नहीं है, बहुत कम उपस्थिति हुई तो फिर ये पास नहीं होगा। तो कुल मिलाकर ये जो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है वो इतनी इजी नहीं है ना, ये इतनी आसान नहीं है कि जब चाहें तब इसे हटा दें। यानी जो संसद है यानी विधायिका और जो राष्ट्रपति कार्यपालिका या हमारे जो प्रधानमंत्री वगैरह हैं मंत्रिपरिषद, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये धमकी नहीं दे सकते हैं कि हम तुम्हें हटवा देंगे, हमारी बात मानो नहीं तो हम तुम्हें हटवा देंगे, ठीक है, ये धमकी नहीं दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि इनके हटाने की प्रक्रिया जो संविधान में बना दी गई है, संसद ने जो नियम बना दिया गया उसी के तहत हटाया जा सकता है, दूसरे तरीके से नहीं हटाया जा सकता है। अर्थात ये पद काफ़ी स्वतंत्र होता है, यानी न्यायपालिका भारत में काफ़ी स्वतंत्र होती है, इसको डरने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अभी तक किसी भी न्यायाधीश को हटाया नहीं गया है इस तरीके से, ठीक है ना। एक आध मतलब न्यायाधीशों के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया तो गया लेकिन वो पास नहीं हुए हैं, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो हटाए जाने की प्रक्रिया समझ में आ गई पूरी अच्छे तरीके से सभी को। एक बार आप लोग जो लाइव देख रहे हैं हमको एप्लीकेशन पर वो लोग चैट पे बता दें। गुड, चल, तो ये हो गई हटाए जाने की प्रक्रिया। तो क्लास को धैर्य के साथ अगर आप लोग देखेंगे तभी मज़ा आएगा,
और तभी आप चीज़ें सीख पाएंगे। एक क्लास में अगर आप 1 घंटे की क्लास में अगर 4 चीज़ें सीख रहे हैं रोज़, तो सोचो 1 महीने में हम कहाँ पहुँच जाएंगे, और सोचो 6 महीने में कहाँ पहुँच जाएंगे, और सोचो 1 साल में कहाँ पहुँच जाएंगे। और आप यूपीएससी के लिए 2 साल दीजिए, 2 साल, 1 साल में पूरा सिलेबस फिनिश, दूसरे साल में प्रैक्टिस, हालांकि प्रैक्टिस साथ साथ में चलेगी, और फाइनल टेस्ट दिया जाएगा, और इसके बाद आप सिलेक्शन लीजिए। होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, ठीक है। खैर, हाँ, लेकिन ये नहीं कि हो सकता है किसी का 2 साल में ना हो तो तीसरे साल में हो जाए, तो उसमें हार नहीं मानी, बस इम्प्रूव करते रहना है, पढ़ते रहना है, डेली के डेली अपने ज्ञान को और बढ़ाते रहना है, और अपने जो प्रस्तुतिकरण का ढंग है उसे और अच्छा करते रहना है कि किस तरीके से हम जो हमें चीज़ें आती हैं वो कैसे हम वहाँ पर प्रस्तुत करें, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं कार्यकारी न्यायाधीश और जो एडहॉक जजेज होते हैं उनकी नियुक्ति का क्या प्रावधान है, उस चीज़ को हम लोग अब समझने वाले हैं, ठीक। चलो, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, ये कब होगा, ठीक है। पहली बात तो इसमें आप आर्टिकल अगर ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। आर्टिकल 126 पीसीएस के प्रीलिम में ये आर्टिकल पूछ लिए जाते हैं। हाँ, अगर मेंस का क्वेश्चन लिखने के लिए आएगा तो वहाँ पर भी आप इसे रेफरेंस के लिए कोट करेंगे, ठीक है। तो कार्यकारी न्यायाधीश, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ जाती है? इसकी ज़रूरत पड़ जाती है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो। आवश्यकता क्यों है ना, इसकी ज़रूरत क्यों है? तो आवश्यकता क्यों, इसको समझिए। तो 2 वजह से आवश्यकता हो सकती है। जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, खाली हो गया हो, जब, ये तो खाली हो ही सकता है ना, जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो गया हो। दूसरा, अस्थायी रूप में खाली हो गया हो, ठीक है, यानी न्यायाधीश कहीं, मुख्य न्यायाधीश कहीं गए हों, अनुपस्थित हो। जब सीजेआई, मुख्य न्यायाधीश को हम सीजेआई लिख दे रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद अस्थायी रूप से खाली हो, तो ऐसी परिस्थितियों में ज़रूरत पड़ती है। या एक और हो सकता है कि जब मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों का निर्वहन ना कर पा रहे हों, असमर्थ हो गए हों। जब सीजेआई अपनी कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हूं। तो ऐसी 3 ये शर्तें हैं, 3 कंडीशन हैं, ये 3 सिचुएशन हैं जिन सिचुएशन में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। तो जब ये इन 3 में से कोई सिचुएशन पैदा हो जाए तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कौन करेगा? तो इन परिस्थितियों में इनमें से कोई एक विद्यमान हो, तब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज को कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। ये शर्तें हैं। तो आपके नोट्स में बिल्कुल ऐसे ही एकदम छपा होना चाहिए चीज़ें,
ठीक है, और 2-3 कलर का पेन यूज़ करेंगे। ठीक है, ये कंडीशन यही सब पूछ दी जाती हैं यूपीएससी के कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में। क्लियर हो गई बात ये? गुड। तो पूछ देगा कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। उसमें ऑप्शन दे देगा राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, ऐसे ऑप्शन दे देगा। और आप वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में अगर अच्छे से नहीं पढ़ा तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आप वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए क्लास को आप हल्के में मत लीजिएगा, इसको आप पढ़िए, क्लास को पहले पूरे लेक्चर को इत्मीनान से पूरा देख जाइए एक बार, और दोबारा फिर आप इसको रोक रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स बनाइए। लेकिन एक बार लेक्चर को पूरा देखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं इससे ज़्यादा पढ़ाने के क्रम में बोलते भी हैं, तो वो चीज़ें भी आपके दिमाग में बैठनी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें तो यहाँ लिखना संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पहले से लिखा लिखाया है, लिखा लिखाया आ गया, उसको पढ़ते चले गए। वो टीचिंग स्टाइल इफेक्टिव नहीं होता है, वो आपको समझ में ज़्यादा नहीं आएगा। कि आजकल आप देखिए क्या होता है, लोग पढ़ा रहे हैं, पूरा लिखा लिखाया है और पढ़ते चले गए केवल, वो इफेक्टिव टीचिंग नहीं होती है। रियल टीचिंग यही है। मैं चाहूँ तो मैं भी वैसे पढ़ाऊँ, लेकिन मेरा अपना स्टाइल है कि ग्राफ और चीज़ों को समझाते हुए आराम आराम से चीज़ों को पढ़ें और पढ़ाएं, ताकि आपको समझ में आए, एक एक चीज़ समझ में आए। हाँ, अगर आपको स्पीड में क्लास देखनी है तो स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन होता है। आप 1.5 की स्पीड लगा लीजिए तो आप तेज़ी से क्लास देख लेंगे, तेज़ी क्लास चलने लगेगी। बहुत स्पीड में देखना है तो 2.0 की स्पीड में लगा लीजिए, उसमें आप देखिए। तो ऑनलाइन क्लास का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, आप उसे धीमे धीमे भी देख सकते हैं, उसे आप स्पीड बढ़ा के जल्दी जल्दी भी देख सकते हैं, जैसे जिस तरीके से आपको लगे वैसे आप देखिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझ में आई। तो अगर आपको हमारा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लग रहा है तो आपको अगर हमारी ऑनलाइन कक्षाएं ज्वाइन करनी है और डिटेल में इससे ज़्यादा पढ़ना है तो हमारे अपने हमारा जो पर्सनल प्लेटफॉर्म है रविन एकेडमी का, जो स्क्रीन पर दिख रहा है, प्ले स्टोर से ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर आप मन चाहे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे और डिटेल में कक्षाएं ले सकते हैं, प्रीलिम की, मेंस की सारी। और अगर आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने से संबंधित कोई डिटेल जानकारी लेनी है तो स्क्रीन पर दिया गया नंबर, उस पर आप कॉल कर लीजिए या मैसेज कर दीजिए, हमारी टीम आपको सारी जानकारी दे देगी। कैसे हमारे क्लास आपको अटेंड करेंगे, आप कैसे क्लास पढ़ पाएंगे, वो सारी बातें आपको वहाँ पर बता दी जाएंगी। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए, अब हम यहाँ पर एक टॉपिक और आपको बताना चाह रहे हैं, तदर्थ न्यायाधीश, एडॉक जजेज। ठीक है, ये तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, तदर्थ को बोलते हैं एडॉक। ठीक है, एडॉक, ये आर्टिकल 127 में प्रावधान है। एक चीज याद रखिएगा, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान केवल सुप्रीम कोर्ट में होता है, हाई कोर्ट में नहीं होता है। ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाई कोर्ट में इनका प्रोविजन नहीं होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में यदि कोरम पूरा ना हो, ठीक है, तो किस स्थिति में ये कब, यानी उसकी क्या शर्त है, किस शर्त में इनकी नियुक्ति की जाएगी? जब कोरम पूरा ना हो, कोरम पूरा ना हो। अब ये कोरम क्या होता है? कोरम वो मिनिमम संख्या होती है कि किसी कार्यवाही को शुरू करने के लिए वो जरूरी होती है। अगर उससे कम है तो कार्रवाई ही नहीं होगी, उसको कोरम कहते हैं। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट होता है, इसमें किसी संविधान में किसी मतलब कोरम क्या होगा ये संविधान में स्पष्ट नहीं किया गया। ध्यान रखिएगा, ये कोरम क्या होता है ये तो समझ में आ गया। कोरम कितना होगा, है ना, ये कितने सदस्य होंगे कि कोरम पूरा हो जाए, तो कितना होगा इसका वर्णन संविधान में नहीं है ना, इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो जब कोरम पूरा ना हो तो इसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
कुछ जजेस को एडॉक पर अपॉइंट कर देते हैं। तो ये एडॉक जजेस कौन अपॉइंट करता है ना? जब कोरम पूरा ना हो तो CJI राष्ट्रपति की एडवाइस से, है ना, राष्ट्रपति की मतलब अनुमति से, है ना, इनकी नियुक्ति करते हैं। अब ये लोग आएंगे कहां से? एडॉक जजेस बुलाए कहां से जाएंगे? तो देखो, ये हाई कोर्ट के वे न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की क्वालिफिकेशन रखते हों, अर्हता, क्वालिफिकेशन रखते हों, उन्हें ही एडहॉक जजेस के रूप में अपॉइंट किया जाता है। ये बातें आपको, 3 बातें यहां पर याद रखनी है, ठीक है? क्लियर? तो ये चीजें आपने यहां पर समझी। तो बहुत अच्छे से मैं समझाने का प्रयास किया है, बड़े आराम से चीज़ों को। यदि आराम से हमारे साथ पढ़ते हैं तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आज क्लास हम यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।